हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत छोटा भी है। चलिए तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या चीज़ है, ठीक है। आज ही इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इतनी सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। अब देखो क्या बोला है, इट इज़ द रेशियो। ये क्या है, रेशियो है। किस किसका रेशियो है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे डिफाइन किया जाता है के ई से, के ई, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी वाला के ई नहीं है, ठीक है। के फॉर क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और ई किसके लिए है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाने के लिए हमारे पास जो टर्म है उसे हम बोलते हैं के ई। और ये क्या है हमारे पास, इसे ध्यान से देखिएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो के एफ ओवर के बी, ठीक है। के एफ क्या हो गया, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ये वाला बी क्या डिनोट कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन, और ये वाला एफ बताता है कांस्टेंट किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा देखो एक रिएक्शन ले लेते हैं हमारे पास, जैसे ए प्लस 2b गिव्स, चले गिव्स छोड़ो, ठीक है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में दिखा देते हैं इसे भी, ठीक है, 3c प्लस 4d प्लस 4d, ठीक हो गया। ये हमारे पास कोई क्या है, इक्वेशन है जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ए एंड बी वाले क्या हमारे पास रिएक्टेंट टर्म है, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और सी और डी क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक, सिंपल, बहुत इजी है, राइट। चलिए अब देखो, इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब क्या हुआ है, हमारे पास खाली रिएक्टेंट्स हैं। अब देखो ए एंड बी रिएक्ट करते हैं, ये जो टर्म ए है ये रिएक्ट करता है किससे, बी से, ठीक है। ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, दे फॉर्म सी एंड डी, ठीक है, सी और डी, यानी कि प्रोडक्ट को फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगे, ठीक। आ जाइए, अब देखो इनिशियली क्या होता है, जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुए तो कॉन्सेंट्रेशन बस किसका है, हमारे पास रिएक्टेंट्स का ही है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो रिएक्टेंट ने अभी रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक, बस खाली रिएक्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, हमारे पास जो टर्म्स आएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो खाली रिएक्टेंट्स के होंगे, ठीक। अब देखो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। आ जाइए, अब देखो दो रिएक्टेंट है हमारे पास, अभी दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट। अब देखो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट्स का, वो अभी क्या बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका बहुत ज़्यादा है अभी, रिएक्टेंट्स का, ठीक है। ये किसका है, रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स का क्या है हमारे पास, जो बहुत कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आर ले देता हूँ फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है, इतना ज़्यादा मनी होगा, ठीक। पर लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, प्रोडक्ट का, वो बहुत ही लो है, यानी कि अभी तो फॉर्म ही नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा है, कुछ फॉर्मेशन हुई होगी तो बहुत कम है, अभी स्टार्ट हुई होगी यानी कि इनिशियली, ठीक है। अब देखो टाइम के साथ साथ क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होने लगेगी, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, इससे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होते रह रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों का रेट कांस्टेंट बहुत स्लो हो जाएंगे, किसके, जो रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, अब इनकी कांस्टेंट जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। अब देखो सी और डी रिएक्ट करेंगे, अब देखो सी और डी रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म, जो हमारे पास डी है और ये सी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ए एंड बी, ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आया, जब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जहां पर क्या होगा, हमारे जो पास जो प्रोडक्ट है सी और डी, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट्स को फॉर्म करने के लिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, जब हमारा रेट कांस्टेंट किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल्स हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, जो रेट कांस्टेंट है प्रोडक्ट का, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आया क्या चीज़ है, जब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं है, खाली रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और जब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का हमारा बहुत कम हो गया है,
और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो चुका है, तब क्या होगा, जो प्रोडक्ट वाले टर्म्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, रिएक्टेंट्स, यानी कि ए एंड बी को फॉर्म करेंगे। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब दोनों के रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, के एफ इज इक्वल्स टू के बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आ जाइए अब देखो इसे लिख लेते हैं। आ जाइए वही रिएक्शन लिख लेते हैं दोबारा, ए प्लस 2b इन केमिकल इक्विलिब्रियम विथ 3c प्लस 4d। जैसे एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ए बी के फॉर्म में। अच्छा वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। एक मिनट, ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इन इक्विलिब्रियम विथ स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अच्छा अब देखो ए और बी क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो देखो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कहाँ पर वाले, रिएक्टेंट्स के, क्योंकि प्रोडक्ट की तो फॉर्मेशन हुई ही नहीं है। ठीक है, तो हम खाली किसकी बात करेंगे, जो रिएक्टेंट टर्म है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, बस उन्हीं की बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। आ जाइए ए होगा, ये हम किससे लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से, ठीक है। बी, अब देखो इनकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, रेज टू द पावर्स। अब 1 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए का क्या होगा 1 होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, और बी का क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ROF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। आ जाइए, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ए की पावर 1 बी रेज पावर 2। ठीक है, और वैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ROF इज इक्वल्स टू के कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के न लिख के हम क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है तो इसे हम के एफ बोलते हैं, और इसे ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसे भी के एफ बोला जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, के एफ बोलेंगे फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब बैकवर्ड की बात कर लेते हैं, जब क्या होगा हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ROB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो यहाँ पर हमारे क्या पास क्या है, प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके टर्म्स की बात आई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लेंगे खाली प्रोडक्ट्स के। ठीक है, वही हो जाएगा C की पावर 3। ठीक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, पावर्स में चले जाएंगे, और D की पावर 4। और वैसे अगर हम इधर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ROF रेट, ROB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C प्लस कैपिटल D की पावर स्मॉल d। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वही करेंगे सेम। अच्छा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के C की पावर 3 D की पावर 4, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ROB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट तो इक्वल्स हो जाएगा बेटा, ठीक, इज इक्वल्स टू C की पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा के C की पावर स्मॉल c एंड D की पावर स्मॉल d। ठीक, अब देखो ये रेट कांस्टेंट कैसा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो इसे कैसा लिखा जाएगा, के बी लिखा जाएगा इसे फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब एट केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, वहाँ पर क्या चीज़ होगी, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, थोड़ी पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ROB ये क्या होगा, जब केमिकल इक्विलिब्रियम हो, या एट इक्विलिब्रियम लिखता हूँ। ठीक है, हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए इसे देख लेते हैं, आ जाओ। अब देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था,
ROF, चलिए सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था, KF, ये वाला टर्म आ जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा ये लिख लेते हैं, KF A रेज पावर 1 B रेज पावर 2 इज इक्वल्स टू ROB, बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हमारे पास, KB क्या हो जाएगा हमारे पास, C रेज पावर 3 D रेज पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखिएगा, KF ओवर KB ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, सब डिनोमिनेटर में चले जाएंगे इधर, C की पावर 3 D की पावर 4 डिवाइडेड बाय A रेज पावर 1 B रेज पावर 2, और इसे ही हम बोलते हैं KE। ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल जो हमारा रेट कांस्टेंट है किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसे ही बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं जो हमने दूसरी लिखी थी इक्वेशन, ठीक है। उसके टर्म में क्या हो जाएगा, KF ओवर KB इज इक्वल्स टू कैपिटल C की पावर स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d ओवर A रेज्ड पावर स्मॉल a एंड B रेज्ड पावर स्मॉल b, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे KC, ठीक है। आ जाइए, अब देखो इतनी बात तो हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास KE है, ये भी क्या दो टाइप का है, ठीक है। अच्छा इसकी बात भी कर लेते हैं, KE क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास KE है, ये भी क्या हमारे पास दो टाइप का है, ठीक है। एक है हमारे पास KC, ठीक है, और दूसरा हमारे पास KP, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमारे पास क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, जो रिएक्शन है उसके जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे वो हमारे पास अगर क्या है मोल पर लीटर में है, ठीक है, किस में है, मोल पर लीटर में है, तो हमारा सेम फॉर्मूला होगा, KC को हम लिख सकते हैं KC इक्वल्स टू रिएक्टेंट में जो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट में चीज़ थी, ठीक है, C की पावर C D की पावर D अपॉन में A की पावर A B की पावर B, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ भी लिखी थी, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। KC इज इक्वल्स टू C की पावर 3 D की पावर 4 ओवर A रेज्ड 1 B रेज्ड पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा जब हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके फॉर्म में दिए होंगे, मोल पर लीटर के फॉर्म में। अब KP की बात कब आएगी, ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास क्या होगा गैसेस दी होंगी, ये मेनली गैसेस के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। और गैसेस का जब क्या होगा प्रेशर में दिया होगा और वो क्या होगा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, पार्शियल प्रेशर में यूज़ होगा, तब हम उसे बोलेंगे KP, ठीक है। आ जाओ KP को ऐसे लिखा जाता है, KP इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर PA ओवर A, ठीक है, PB ओवर B ओवर नो वेट क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या आएंगे पहले प्रोडक्ट के टर्म्स आएंगे ना, ठीक है, C ओवर C D ओवर D आएगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा PA ओवर A एंड PB ओवर B, ठीक है। ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में आएगी। और हाँ मोल पर लीटर ये हमारे किस में आ जाएगा, ये जनरली लिक्विड्स में देखने को मिलेगा, और हाँ गैसेस में भी होगा, जब गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया होगा मोल पर लीटर में, ठीक है। और ये तो खाली गैसेस में होगा जहाँ पर हमें प्रेशर में दिया होगा पार्शियल प्रेशर, यानी कि ATM में दिया होगा जब, ठीक है, इसमें दिया होगा ATM, ठीक है। बस इतना ही हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हमारा दो टाइप के हैं, KC और KP, और KC कब यूज़ करना है KP कब यूज़ करना है, ये सब चीज़ हमने देख लिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है। लेक्चर को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय बाय, थैंक यू।